हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विंग्स पे। आज हम क्लास 12 का बुक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इसका पहला चैप्टर मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी और रिवीजन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखिए और हर क्वेश्चन का आंसर पहले खुद से देने की कोशिश कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इरेटोस्थनीज। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रेडरिक रेटजल। आधुनिक मानव भूगोल कहा गया है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा फ्रेडरिक रेटजल। अगर आधुनिक भूगोल कहा जाता, आधुनिक भूगोल का जनक, तो उसमें अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट हो जाता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लूसियन फेब्रे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आधुनिकतावाद। आधुनिकतावाद भी कह सकते हैं या फिर उत्तर आधुनिकतावाद। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीक भाषा। अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रेडरिक रेटजल। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है? इसमें पूछा गया है उपक्षेत्र। उपक्षेत्र का मतलब होता है कि किसी बड़े क्षेत्र का एक छोटा सा भाग, यानी कि जैसे कि इसमें बोला गया है सामाजिक भूगोल, यानी कि इसमें समाज जो है ये एक बड़ा भाग है और उसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो इसमें संस्कृति भी आता है, समाज में संस्कृति भी आता है, इसमें लिंग भी आता है, समाज में स्त्री पुरुष ये सब रहते हैं, इसमें चिकित्सा भी आता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा मार्कस के सिद्धांत का पालन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आमूलवादी विचारधारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आमूलवादी विचारधारा ये ऐसी विचारधारा है जिसमें किसी समस्या को केवल ऊपर ऊपर से ठीक करना नहीं है, बल्कि उसके जड़ की कारणों को खोजकर उसमें बुनियादी परिवर्तन पर जोर दिया जाता है। इस विचारधारा में भूगोलवेत्ताओं ने गरीबी, असमानता, बेरोजगारी, इन सभी समस्याओं को जड़ से समाप्त करने पर जोर दिया है। मतलब कि अगर किसी क्षेत्र में गरीबी है तो आमूलवादी दृष्टिकोण केवल यह नहीं पूछेगा कि यहाँ गरीबी क्यों है, बल्कि उसमें यह देखा जाएगा कि संसाधनों और धन का वितरण किस तरह से हुआ है और उससे कौन कौन लाभान्वित हुए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रेडरिक रेटजल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक ग्रिफिथ टेलर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नवनिश्चयवाद, जिसे कि रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा जाता है, नवनिश्चयवाद जो है ये ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दिया गया था। इसमें उन्होंने निश्चयवाद और संभववाद के बीच का मार्ग को निकाला, यानी कि निश्चयवाद विचारधारा के अनुसार मानव जो है ये प्रकृति का गुलाम होता था। जब पहले आदिम अवस्था में जब टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ था, उस समय मानव जो था ये प्रकृति की प्रचंडता से डरता था, वो प्रकृति की पूजा करता था और इसी को कहा गया निश्चयवाद। लेकिन जब टेक्नोलॉजी का धीरे धीरे विकास होने लगा तो मानव प्रकृति में परिवर्तन करना शुरू कर दिया, टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रकृति में परिवर्तन करना शुरू कर दिया और इसी को कहा गया संभववाद। और इन दोनों के बीच का मार्ग, यानी कि निश्चयवाद और संभववाद के बीच के मार्ग को ग्रिफिथ टेलर ने दिया, जिसका नाम है नवनिश्चयवाद।
इस विचारधारा को इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए दिया गया। मतलब कि आप लोग इस चीज को ऐसे समझिए, निश्चयवाद के अनुसार अगर ठंडा वातावरण है तो मानव की गतिविधियां वहां सीमित रहेगी, लेकिन संभववाद के अनुसार उसी जगह पर मानव तकनीक की मदद से ठंडे वातावरण में भी बहुत सारी गतिविधियां कर सकता है। और नव निश्चयवाद में यही बताया गया है कि मानव तकनीक की सहायता से प्रकृति की कुछ सीमाओं को पार कर सकता है, लेकिन प्रकृति की सीमाओं को पूरी तरह से अनदेखा भी नहीं कर सकता है। और इसी विचारधारा को समझाने के लिए ग्रिफिथ टेलर ने ट्रैफिक लाइट का एग्जाम्पल दिया था। उन्होंने बताया था कि जिस तरह से ट्रैफिक लाइट में रेड लाइट हमें रुकने का आदेश देती है, उसी तरह प्रकृति में परिवर्तन करने से पहले मानव को रुककर प्रकृति को भलीभांति समझना चाहिए। फिर जिस तरह से येलो लाइट हमें सावधान होने का आदेश देती है, उसी तरह हमें प्रकृति की सीमाओं को ध्यान में रखकर सावधानी पूर्वक काम करना चाहिए। और जिस तरह से ग्रीन लाइट हमें आगे बढ़ने का आदेश देती है, उसी तरह प्रकृति भी हमें उसकी सीमाओं में रहकर परिवर्तन करने का मौका देती है। और इसी को कहा गया नव निश्चयवाद, यानी कि रुको और जाओ निश्चयवाद। अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुमारी एलन सैंपल। कुमारी एलन सैंपल ये फ्रेडरिक रेडजल की शिष्या थी। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि फ्रेडरिक रेडजल की शिष्या कौन थी? तो कुमारी एलन सैंपल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल की शाखा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मृदा भूगोल। मृदा भूगोल इसलिए क्योंकि वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, और मानव भूगोल में मानव से जुड़ी हुई चीजें पूछी जाती है, यानी कि इसमें जनसंख्या भी आएगा, आर्थिक भूगोल भी आएगा। आर्थिक भूगोल यानी कि आर्थिक भूगोल जिसमें कि पैसे की बात आ जाती है, और राजनीतिक भूगोल भी, यानी कि राजनीति, ये भी मानव से जुड़ा हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ग्रिफिथ टेलर द्वारा कौन सी संकल्पना प्रस्तुत की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुको और जाओ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रकृति कभी एक सलाहकार से अधिक नहीं है, यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लाप्लास, यानी कि उनका पूरा नाम था पॉल विडाल डी लाप्लास। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संभववाद की अवधारणा में किस घटक को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है? संभववाद की अवधारणा में मानवीय घटक को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुसियन फेब्रे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रौद्योगिकी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फ्रेडरिक रेडजल की शिष्या का नाम बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुमारी एलन सैंपल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक भूगोल में किस उपक्षेत्र को सम्मिलित नहीं करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांस्कृतिक भूगोल। आर्थिक भूगोल यानी कि इसमें मनुष्य की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि पैसे से रिलेटेड चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इरेटोस्थनीज
कहाँ के निवासी थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनान। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी किसकी पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रिफिथ टेलर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक भूगोल का क्षेत्र नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सा भूगोल। राजनीतिक भूगोल यानी कि जो राजनीति से जुड़ा हुआ हो। निर्वाचन यानी कि चुनाव, यह भी राजनीति से जुड़ा हुआ है। और सैन्य भूगोल, यह भी राजनीति से जुड़ा हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स डार्विन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूगोल से संबंधित है? तो इसमें स्थानिक संगठन, यह भूगोल से संबंधित है। मात्रात्मक क्रांति, यह भी भूगोल से संबंधित है। क्षेत्रीय विभिन्नता, यह भी भूगोल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ज्योग्राफिया जनरलिसिस के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वारेनियस। इनका पूरा नाम है बर्नहार्ड वारेनियस। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एलन सेम्पल। हो सकता है कि एग्जाम में इसकी जगह फ्रेडरिक रेडजल या फिर इमैनुअल कांट दिया हो, तो ये दोनों रहने से भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन बोला गया है मानव प्रकृति का दास है, ये किसने कहा, इसका मतलब है कि इसमें निश्चयवाद की अवधारणा के बारे में बोला गया है। और निश्चयवाद के समर्थक इमैनुअल कांट, फ्रेडरिक रेडजल, हम्बोल्ट और कुमारी एलन सेम्पल, ये सब थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन नव निश्चयवाद से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेलर। ग्रिफिथ टेलर नव निश्चयवाद से संबंधित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नियतिवाद के विचारक है? नियतिवाद, जिसे कि निश्चयवाद भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बर्ट्रैंड रसेल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्थानिक संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपागम रहा है। मतलब कौन सा दशक था जब स्थानिक संगठन के भौगोलिक अध्ययन इसका उपागम हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1950 से 1960। 1950 से 1960 के दशक में भूगोल में मात्रात्मक क्रांति के साथ साथ स्थानिक संगठन पर भी विशेष जोर दिया गया था। इसमें यह चीज़ देखा गया था कि विभिन्न भौगोलिक घटनाएं कहाँ स्थित है और उनका स्थानिक वितरण कैसे है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानव भूगोल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज था स्वयं मानव। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल का अध्ययन क्यों किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानव गतिविधियों को समझने के लिए। मानव की गतिविधियाँ यानी कि मानव की आर्थिक गतिविधि को समझने के लिए मानव भूगोल का अध्ययन किया जाता है। मानव की सामाजिक गतिविधियाँ, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, राजनीतिक गतिविधियाँ, इन सबको समझने के लिए मानव भूगोल का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विचारधारा में लोगों के सामाजिक कल्याण को मुख्य माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आमूलवादी विचारधारा। इस विचारधारा में भूगोलवेत्ताओं ने गरीबी, असमानता, शोषण और सामाजिक अन्याय जैसी समस्याओं पर ध्यान दिया और लोगों के सामाजिक कल्याण तथा
समानता को महत्व दिया। तो आज हमने चैप्टर 1 मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र इसका इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। आप लोग कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन का आंसर सही दिया, और अगर आप क्लास 12 ज्योग्राफी के ऐसे ही इम्पोर्टेंट MCQ और चैप्टर वाइज क्वेश्चन चाहते हैं तो स्टडी विंग्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए।